नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूरोप के लोगों को एशिया तक जो कंट्रीज उनको नहीं पता था वहां तक आने का जरूरत उनको क्यों पड़ा, नए समुद्री रास्तों का मार्ग क्यों पड़ा, कौन कौन सी ऐसे परिवर्तनें थी जो उनको इस चीज के लिए मजबूर किया ताकि वो एक समुद्री रास्ते का पता कर सके, वैसे एक दुनिया का पता कर सके जहां पे वो अपनी चीजों को लेके जा सकते हैं और क्यों हुआ था ये सब। और एक इस चीज में हम ये भी पता करेंगे, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि क्यों यदि वास्को डी गामा इंडिया नहीं आता तो इंडिया हमारा गुलाम नहीं होता, और वो भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से इंडिया गुलाम हुआ अंग्रेजों का। तो उन सारी चीजों को समझेंगे हम आज इस मैप के थ्रू। जो भी हमारे पास मैप है बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। ये चीज देखिए, सबको पता है कि जो भारत तक, यूरोप से भारत तक आने का समुद्री मार्ग जो था उसका खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। और क्यों किया था? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वास्को डी गामा था कहां का। तो वास्को डी गामा आप सबको पता है कि वो पुर्तगाल का था, लेकिन ये जो आपके सामने मैप दिख रहा है, इस मैप में पुर्तगाल है कहां? हमें तो एक चीज दिख रहा है कि भाई ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा कौन सा देश है? इंडिया है। और इंडिया के अलावे और जो देश है, जैसे कि ये हमारा चाइना हो गया, ये हमारा बगल में पाकिस्तान है, लेकिन इसमें पुर्तगाल है कहां जहां से वास्को डी गामा आया था? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुर्तगाल कहां है। देखिए ये हमारा एशिया है और एशिया में इंडिया आता है, ठीक। और ये हमारा जो टोटल है अफ्रीका कंटिनेंट, जिसको अफ्रीका महादेश बोलते हैं। और ये सब जो है वो टोटल जो है यहां तक, ये सबको लेंगे तो ये जो है ये हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप। और इसी यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। यहां पे मैं एक गोलाकार चिन्ह लगाता हूं और यहीं पे पुर्तगाल है, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे कि किस दिशा में है ये पुर्तगाल यूरोप के। देखिए ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ हो गया, दाहिने तरफ ईस्ट होता है और बाएं तरफ वेस्ट होता है। लेकिन ये जो है ना तो ईस्ट कंप्लीटली वेस्ट में है और ना ही साउथ में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दोनों में है। तो जो पुर्तगाल एक देश है वो दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशा के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम पहले पता कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है यहां से चिन्ह लगा करके पुर्तगाल यहां है। तो चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि पुर्तगाल है कहां। अब तक आपको शायद दिख गया होगा कि पुर्तगाल कहां है, और सामने यहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, PORTUGAL। और इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करूंगा जिससे आपको एकदम कंप्लीटली अंदाजा नहीं, यहाँ के पता ही लग जाएगा कि यही पुर्तगाल है। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा पुर्तगाल कंप्लीटली लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गोलाकार सर्कल किया हुआ है, ये रहा पुर्तगाल। और पुर्तगाल जो है हमारा यूरोप के सबसे वेस्ट और साउथ वाले इलाके में, यानी कि साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिमी इलाके में है। और यहां से पुर्तगाल से कैसे वो इस रास्ते से होता हुआ, ठीक है, इस रास्ते से होता हुआ, मोरक्को से होता हुआ, पूरा अफ्रीका कंटिनेंट से होता हुआ, और कैसे वो पहुंचता है, उनकी जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको पुर्तगाल दिखा दिया, अब ये पढ़ते हैं कि जरूरत क्या था, ठीक है। पुर्तगाल किस कंटिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। किस महादेश में आता है? यूरोप में आता है, ठीक है। ये याद कर लेंगे आप कि जो पुर्तगाल है वो यूरोप कंटिनेंट में आता है, यूरोप महादेश में आता है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि बताइए कितने महादेश हैं? तो लगभग सब लोगों को पता है कि महादेशों की जो संख्या है पूरे वर्ल्ड में 7 है, ठीक है। और उन 7 महादेशों को कैसे कैसे हम देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे सामने आपका मैप रहा और इस मैप में आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जहां पे मैं अभी चिन्ह लगा रहा हूं, ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है। और ये वाला जो निचला अमेरिका है इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका। ऊपरी वाले हिस्से को नॉर्थ अमेरिका और निचले वाले हिस्से को साउथ अमेरिका। ये बात समझ में आ गया? यहां पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट, A फॉर अफ्रीका। इस अफ्रीका के ऊपर और इस तरफ से देखा जाए तो ये जो है हमारा यूरोप है। और यहां से सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन, ये सब से लेकर के पूरे इंडिया होता हुआ इन सारे जापान और रसिया टोटल घूम जाए तो ये जो है हमारा एशिया है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया रहा और नीचे जो महादेश है हमारा अंटार्कटिका रहा। ये रहा तो इंट्रोडक्शन, ये तो रहा इंट्रोडक्शन हमारे महादेश का। लेकिन हमारे जो इन महादेशों को चारों तरफ से घेरे हुए जो ओशियंस हैं, जो महासागर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ऊपर में जो महासागर है उसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ये वाला जो पार्ट है जो अफ्रीका से लेकर के
अमेरिका तक जाता है, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका, तो ये अटलांटिक ओशियन से होके जाते हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर से। अब यूनाइटेड स्टेट के लेफ्ट में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट क्या है कि नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका, इन दोनों कंटिनेंट के लेफ्ट में जो है ये जो आता है आपको पैसिफिक ओशियन मिल जाता है, और यही वाला लेफ्ट वाला हिस्सा यहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि यदि इसको गोलाकार बनाएंगे तो दोनों जाके मिल जाएंगे। ये वाला नीचे वाला जो ओशियन है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक ओशियन या साउदर्न ओशियन। ये वाला इंडिया के नीचे वाला, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, इंडिया के नीचे जो ओशियन है इसको बोलते हैं हम इंडियन ओशियन, ठीक है। ये रहा टोटल इंट्रोडक्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भाई क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे उनको एशिया तक आने का एक नया मार्ग ढूंढने की जरूरत पड़ गई। चलिए इस चीज को हम समझते हैं। देखिए ये बात है 15वीं शताब्दी की, यानी कि जो समय था 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच का समय है, और इस समय मध्य युगीन यानी कि मध्यकाल चल रहा था, और इस समय बहुत सारा परिवर्तन हो रहा था पूरे दुनिया के देशों में, और खास करके यूरोप में ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वहां पे धार्मिक परिवर्तन हुए थे, लोगों के बीच जो सोचने की क्षमता थी वो बढ़ रही थी धीरे धीरे, और उसी समय ये सारी घटना घटती हैं, और उस चीज को हम कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कि जब लोगों का सोच बदला और उस स्थिति में लोग समझदार होना शुरू हो गए यूरोप वाले भाग में, ठीक है, वहां पे लोग अब शिक्षित होना शुरू कर दिए थे धार्मिक स्तर पे या फिर सामाजिक स्तर पे या फिर शैक्षणिक स्तर पे। उस चीज को हम पुनर्जागरण बोलते हैं। शैक्षणिक स्तर मतलब लोगों को अच्छी खासी शिक्षा अब ज्ञान मिलने लगी थी, क्योंकि पहले के लोग क्या ऐसा मानते थे कि वो समुद्र में जाएंगे तो समुद्र कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह जाकर के गिर रहा होगा और वहां पे सब गिर जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ, कंपास का ज्ञान हुआ, उनको डायरेक्शन का ज्ञान हुआ, तब उनको पता चला नहीं पृथ्वी जो है इस पे हम गोलाकार चक्कर लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि उस पुनर्जागरण में होता क्या है। पुनर्जागरण में ये तो समझ गए कि भाई लोगों को कंपास का यूज आया, मतलब अरब जो थे वो पहले से जानते थे और उनसे सीखा यूरोप के लोगों ने कंपास का यूज करना कि दिशा कैसे देखते हैं, ठीक है। तो उसी समय क्या हो रहा था कि 1450 ईस्वी तक हम बात करेंगे अरब कंट्रीज पे। अरब कंट्रीज मींस अरब वर्ल्ड पे। अरब वर्ल्ड पे जो शासन था रोमन साम्राज्य का शासन था। रोमन साम्राज्य उस पर राज कर रहा था। चलिए आपको मैप से दिखाते हैं कि रोमन साम्राज्य कहां है, ताकि आपको क्लियरली पता लग सके। ये जो आपको टोटल जो कंट्री दिख रहा है यहाँ पे मिडिल ईस्ट इसको बोलते हैं, और इस पूरे मिडिल ईस्ट पे रोमन साम्राज्य का शासन था। कब तक? 1450 ईस्वी तक। इसके बाद से स्थिति चेंज होने लगी। अब इस मिडिल ईस्ट कंट्री में यानी कि अरब कंट्रीज में रोमन एम्पायर में कौन कौन से देश थे? ये था आपका लीबिया है, ये इजिप्ट है या जिसको मिस्र बोलते हैं हिंदी में, सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है, ठीक है, ये येमेन है, ओमान है, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जिसमें दुबई आता है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, सीरिया है, टर्की है, और इजराइल है, जॉर्डन है। ये सारे कंट्रीज जो आते हैं वो अरब वर्ल्ड में आते हैं, और इन पूरे कंट्रीज पे जो शासन था वो रोमन एम्पायर का था। जब रोमन एम्पायर का शासन खत्म होता है 1453 ईस्वी में, कब खत्म होता है? 1453 ईस्वी में, और इस पे एक दूसरा शासन शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं हम ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य बोलते हैं? ऑटोमन साम्राज्य। जब ऑटोमन साम्राज्य शुरू हो जाता है इस पूरे इलाके पे, तो यही एक रास्ता था जो कि यूरोप से एशिया तक आने का रास्ता बचा हुआ था, जिससे कि लोग व्यापार करते थे। वो रास्ता कहां था? वो रास्ता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का आज जो नेम है, आज उसका जो नाम है कुस्तुनतुनिया का, उसका नाम है आज इस्तानबुल। क्या नाम है उसका? इस्तानबुल। और इस्तानबुल इसका नाम 1930 में पड़ा। कब पड़ा? 1930 में पड़ा। मैप में मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको ये अरब वर्ल्ड है, ठीक है, ये सब जो है अरब वर्ल्ड है, और इसमें यहाँ पे है सबसे पश्चिमी तरफ, पश्चिमी डायरेक्शन में, पश्चिमी दिशा में, सबसे पश्चिम दिशा में टर्की है, और टर्की से एक रास्ता है इस्तानबुल, और वहीं से होकर के यूरोप के लोग आते थे एशिया में व्यापार करने। तो सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं हम। ये हमारा ईरान है, ये सऊदी अरबिया, यही सब जो हमारा मिडिल ईस्ट कंट्री था, अरब कंट्रीज था, जिसपे ऑटोमन साम्राज्य का शासन हो गया। कब? 1453 ईस्वी में। और इसके बाद यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे एक जगह था कुस्तुनतनिया, और आज उसका नाम है इस्तानबुल, ठीक है। इसको बार बार पढ़ते रहेंगे। आज उसका नाम जो है
कुस्तुनतुनिया का जो नाम है आज इस्तांबुल है, और इस्तांबुल अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, अब आपको इस्तांबुल क्लियरली दिख रहा है। देखिए ये जो इस्तांबुल था उस समय रोमन साम्राज्य का राजधानी था, और आज जो है टर्की का राजधानी वो है अंकारा। ठीक है, आज की जो राजधानी है वो है अंकारा। तो 1930 में इसका नाम बदल करके इस्तांबुल कर दिया गया था कॉन्स्टेंटिनेपल का, यानी कि कुस्तुनतुनिया का। कुस्तुनतुनिया का ही आज का आधुनिक नाम है इस्तांबुल। अभी पहले इसको मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए ये वाला जो रास्ता था, ये वाला जो रास्ता था इस्तांबुल से जो रास्ता था, यहां से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा, ये सब यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है, और इस यूरोप से एशिया आने में यही एक रास्ता था। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य का शासन शुरू हो जाता है 1453 ईस्वी में, कब शुरू हो जाता है? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में जब शुरू हो जाता है उनका शासन ऑटोमन साम्राज्य का, तो इस रास्ते से आने वाले व्यापारियों से ज्यादा टैक्स लेने लगते हैं यहाँ के जो शासक होते हैं। ठीक है, जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक होता है वो बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगता है। अब तो इनको जितना मुनाफा नहीं होता था टैक्स भी देना पड़ता था उससे ज्यादा। ठीक है, तो इनके लिए अब दूसरा उपाय बहुत जरूरी हो गया था कि एक कौन से ये उपाय खोज पाए जिससे कि उन भारी टैक्स से बच पाते ही। ठीक है, अब यहां से आती है शुरुआत भौगोलिक खोज की, कि पूरी दुनिया में तब होड़ लग गई। इसके अलावा और भी चीजें थी, क्योंकि उस समय नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा था। चलिए यहां पे हमने दिखाया था आपको कि यहां है पुर्तगाल, सबसे दक्षिण पश्चिम में, यूरोप के सबसे दक्षिण पश्चिम में पुर्तगाल है। अभी देखिए आपको क्या पता चला था कि इसी समय बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे 1453 के आसपास, यानी कि उसी 15वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि ऐसे ऐसे जहाज बन रहे थे जो कि हल्के हों और ज्यादा तेज चल सकें। ठीक है, और इन्हीं आविष्कारों ने इन यूरोपियनों को प्रेरित किया कि भाई जब ऐसा ऐसा आविष्कार हो ही रहा है तो क्यों नहीं हम जा करके एक नए देश का पता लगाएं, एक नए जगह का पता लगाएं, और एक नए रास्ता भी पता लग जाएगा जिससे कि हम इतना भारी छूट देने से बच जाएंगे। भाई कौन देगा उतना भारी टैक्स? ये लोग सोचने लगे कि इससे अच्छा हम ना दूसरा रास्ता खोज लेंगे। पुर्तगाल के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा जहाज बनाया था जो कि हल्का था और बहुत तेज चलता था। उस जहाज का नाम था कैरावल। ठीक है, उस जहाज का नाम था कैरावल। तो कैरावल जब बना तब लोगों के लिए जो समुद्री मार्ग में जो यात्रा करना था वो आसान हो गया। अच्छा, इस समय तक दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था, दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, और अरबियों से यानी कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट के जो लोग थे, जो हमने आपको दिखाया सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, यहाँ के जो लोग थे कंपास का ज्ञान था इनके पास। तो इससे यूरोप के लोगों ने सीख लिया था कि भाई हमको भी सिखा दो, हम भी कहीं जाएंगे व्यापार करने तो हम भी कहीं भटक ना जाए, तो सिखा दो, हमारे लिए काम आएगा। तो इन्होंने सीख लिया था पूरे अरबियों से, मतलब कि जो भी अरबी होगा उनसे इन्होंने सीखा था कि कैसे कंपास का यूज होता है। ठीक है, और इस समय एक पुर्तगाल का व्यापारी था, इसी समय के आसपास 1453 के बाद की एक घटना है 1488 का। 1488 ईस्वी की यह बात है कि पुर्तगाल का एक व्यापारी था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज जो था बड़ी सेफ स्थिति के से रास्तों का पता लगाते लगाते साउथ अफ्रीका तक पहुंच गया। ये रहा जो आपका कंटिनेंट है, जो महादेश है, यह आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के सबसे नीचे जो है यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जहां से लोग, इसी साउथ अफ्रीका से क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं, यानी कि मतलब क्रिकेट में भाग लेते हैं लोग, नहीं होते हैं, मतलब बहुत जगहों से लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो पुर्तगाल का ये एक व्यापारी था बार्थोलोमियो डियाज, ये यहां से इस अफ्रीका के तटीय भाग से होते हुए, मतलब समुद्र से आ तो रहा था लेकिन एकदम इससे सटे सटे कि कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं दूसरे जगह ना चले जाएं, और इसके किनारे 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 आता हुआ आते 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 ये साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे पहुंच गया, जिसका नाम था उत्तमाशा अंतरीप। क्या नाम था? उत्तमाशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। यहां तक इसने रास्तों का पता लगा लिया था सेफली, एकदम यहां से तटीय इलाकों से खोजते 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 यहां तक ये पहुंच गया था साउथ अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में। साउथ अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में यहां था केप ऑफ
गुड होप। इसके बाद जब यहां तक ये आ गया तो इसके बाद यहां से जो रास्ता तय करना था, इंडिया तक तय करना था रास्ता, ठीक है। यहां से रास्ता जो तय करना था, कहां तक करना था, इंडिया तक करना था, साउथ अफ्रीका से होते हुए और इंडिया पहुंच जाना था। लेकिन यहां तक अभी भी रास्ता मालूम नहीं था। तो कैसे पता हुआ वास्को डी गामा को? अब वास्को डी गामा को भी तो यहां तक रास्ता मालूम हो गया, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज यहां तक आ चुका था। तो वो पुर्तगाल में जाके बताया होगा, भाई हम तो वहां तक पहुंच गए, नहीं विश्वास है तो जा करके देख लो, तुम भी पहुंच जाओगे। तो चलो, जो हिम्मतवर लोग थे उसमें से वास्को डी गामा भी था, चलो भाई हम चलते हैं। तो ये भी यहाँ आ गया उत्तम आसान तृप्त तक। अब यहाँ पे जब आया तो इसको एक व्यक्ति मिलता है जो कि इंडिया का था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम था उस व्यक्ति का। और उसकी भेंट जब वास्को डी गामा से हुई होती है तो बोलता है कि भाई सुनिए अब्दुल मजीद साहब, हमको व्यापार करना है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा कि हमको एशिया जाने के लिए एक नया रास्ता का पता बताइए जिससे हम की जा सके। तो वो इंडिया जाने का रास्ता बता देता है, कहता है कि भाई ये देखो, मतलब कि हम एशिया के ही व्यक्ति हैं और हमको ना पता चलेगा, हम आपको बता देते हैं अपने देश का रास्ता, यहाँ से शुरू कीजिएगा और चले जाइएगा, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं भटकना है, एकदम सीधा आप चल जाइएगा। कहाँ पे? इंडिया में। तो जब वो यहाँ से वो जाता है बिना भटके हुए एकदम सीधा मार्ग से चला जाता है और पहुंचता है केरल के कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। तो यहां से यदि सवाल आता है कि भाई वास्को डी गामा को किसने हेल्प किया था इस रास्ते को बताने में, जो कि इंडिया तक आराम से चला गया, नहीं तो ये अभी अब्दुल मजीद उसको नहीं मिला होता। और तो यहां तक तो वो आ गया था, लेकिन इसके बाद वो कहां जाता? इधर जाता या इधर जाता या इधर जाता, तो घूमते रहता। पता चलता कि वास्को डी गामा बूढ़ा हो गया और समुद्र में ही साफ हो गया, तो वो खोज नहीं पाता। चलो आफ्टर ऑल इसको मिल जाता है अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद इसको रास्ता बता देता है और ये इंडिया तक पहुंच भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंडिया तक आता है तो इसका मेन मकसद क्या था भाई? लोग ये रास्ता का खोज किए क्यों थे? क्योंकि 1453 ईस्वी में जब पूरे ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था अरब कंट्रीज पे, अरब वर्ल्ड पे ऑटोमन साम्राज्य का, तो उसके कारण से कुस्तुनतुनिया यानी कि आज का जो इस्तांबुल है, तो उस रास्ते से जाने वाले व्यापारियों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा। बहुत ज्यादा जब टैक्स लिया जाने लगा तो लोगों ने सोचा कि भाई नई रास्ता का खोज करते हैं, और इसी स्थिति में नए रास्ता का खोज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब गया था वास्को डी गामा तो वो भी व्यापारी ही था, तो वो भी जाकर के व्यापार किया और यहाँ से जो भी सामान खरीदा था इंडिया से, और फिर से वापस ला करके इस रास्ता द्वारा कहाँ लेके जाता है? फिर से जब लेके जाता है अपने पुर्तगाल में, यूरोप में, और यूरोप के बाजारों में बेचता है यहाँ से ला करके, तो पता है कितना गुना मुनाफा कमाता है? 26 गुना। यानी कि वहां से यदि 1000 का सामान खरीद के गया इंडिया से, तो वहां पे बेचा 26,000 में। यदि 50,000 में खरीद के लेके गया होगा तो समझ रहे हो 13 लाख में बेचा होगा। इतना ज्यादा मुनाफा हो गया। अब इतना ज्यादा मुनाफा देख करके यूरोप के और जो देश थे, जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, सबके सब नए जगह की तलाश करना शुरू कर दिए और उपनिवेश बनाने लगे। जहां पे उनको नया देश मिलता था वहां पे उसको उपनिवेश बनाते थे, क्योंकि पहले के लोग ज्यादा चालाक तो भाई थे नहीं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले ही फूट मचा हुआ था कि यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की आजादी से पहले तो इंडिया 500 से ज्यादा राज्यों में विभक्त था और सबकी ज्यादा पड़ती नहीं थी, सब एकदम मौज मस्ती करते थे। तो यहाँ पे जब आया वास्को डी गामा, उसने देखा 26 गुना मुनाफा हो रहा है और उसके बाद सारे पगला गए, भाई चलो चलो हम भी वहीं पे चलते हैं, उस इंडिया से व्यापार करेंगे और भी नए देश खोज लेंगे कि हो सकता है उधर से भी बहुत सारे ऐसे जगह मिले जहां पे हम व्यापार कर सकते हैं। और स्थिति में उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं इंडिया में, फ्रांसीसी के बाद डच आते हैं। डच जो होते हैं वो नीदरलैंड के होते हैं, ठीक है, नीदरलैंड के होते हैं डच। और उसके बाद डच के बाद अंग्रेज आते हैं और अंततः अंग्रेज जो इसी बुद्धि से आता है कि भाई यहाँ पे इंडिया पे आकर के राज करना है, ठीक है, यहाँ की स्थिति को देखता है तो वो समझ जाता है कि इंडिया पे आसानी से राज किया जा सकता है, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना करके, और वो इंडिया पे राज करना शुरू कर देता है। पहली बार जो होती है लड़ाई उसकी 1757 ईस्वी में जब होती है उसके सिराजुद्दौला से, और जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है क्योंकि हैदर अली जो उसके पहले थे राजा, वो उस समय तक तो इंडिया पे कहीं भी हमला नहीं किया रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो सिराजुद्दौला से लड़ाई करते हैं और 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है जिसमें वो हार जाता है। और उसके बाद पूरे इंडिया में अंग्रेजों का एक्सपेंशन विस्तार शुरू हो जाता है। इसलिए यदि आप पूरे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए कि ना
ना यदि इस समुद्री रास्तों का खोज हुआ होता और ना यदि यहाँ पे वास्को डी गामा पहुंचता और ना ही उसे 26 गुना मुनाफा होता और ना ही पूरे यूरोप के देश पगला जाते और ना ही इंडिया तक आते और ना ही इंडिया गुलाम होता। तो ये था स्थिति कि कैसे इंडिया गुलाम हुआ। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। यदि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे राज नहीं होता तो यहाँ पे लोग अभी भी इसी रास्ते से व्यापार करते, इस्तांबुल वाले रास्ते से, यानी कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते से। लेकिन जैसे ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार होता है तो यूरोप के जो व्यापारी थे उनको एक दूसरा रास्ता खोजना पड़ जाता है और वो इस अफ्रीका के किनारे 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 होते हुए सबसे पहले उत्तमाशा अंतरिप तक पहुंचते हैं और उत्तमाशा अंतरिप के बाद यहाँ पे इंडिया पे पहुंचते हैं। और इंडिया से जब व्यापार करके जाता है वास्को डी गामा 26 गुना जब पैसा कमा के देता है तब वहां के लोगों को लगता है कि हमको जाना चाहिए और सब लोग इस कंपटीशन में लग जाते हैं, इस प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे और अंततः आकर के यहाँ पे साम्राज्य बसा लेते हैं, यहाँ पे इंडिया को उपनिवेश बना लेते हैं और इंडिया गुलाम हो जाता है। तो यदि इस नए रास्ते का खोज नहीं होता तो इंडिया भी गुलाम नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक नए वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो। इन सारा चीजों को, यदि वीडियो का कोई एक स्पेशल पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। और आपसे मिलते हैं भाई फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी स्माइली, खुश रहिए, हंसते रहिए।